तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीवीडीआर ग्रुप में। तो आज की मेरी वीडियो अगले साल 2025 तक काम आने वाली है और आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी और सबसे तूफ़ानी खुशखबरी मैं आपको देने वाला हूँ शेयर बाज़ार के लिहाज से। शेयर बाज़ार के लिहाज से ये बहुत ही बड़ी खबर है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। और जो ये खबर अगर ऐसा ही होता है तो हमारा शेयर बाज़ार 2025 तक बहुत ही बुलंदी तक छूने वाला है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 2025 तक इस वाली खबर से जो हमारा जो शेयर बाज़ार है बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ता हुआ नज़र आएगा। करंट सिनेरियो में ज़रूर अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन एक साल के नज़रिए से अगर आप देखें तो कम से कम एक साल के नज़रिए से अगर आप देखें तो शेयर मार्केट बहुत ही तूफ़ानी की तेज़ी के साथ में ऊपर जाने वाला है। तो जो लोग पैनिक में हैं, जो लोग पैनिक में प्रेशर फील कर रहे हैं, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है, वो बिल्कुल भी पैनिक में ना आए, क्योंकि क्योंकि आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होने वाला है शेयर होल्डर्स के लिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को और अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा। तो वो खबर आपके सामने है कि इंडिया प्लेस्ड एट द 4th स्पॉट अमंग टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज इन 2024-25। IMF हेयर्स द कंप्लीट लिस्ट। यानी कि 2025 तक जो भारत है, अभी हम 5th इकॉनमी है। अभी कितने हम, अभी आपने देखा होगा, आपको पता होगा, सब हम सब जानते हैं कि हम 5th इकॉनमी है वर्ल्ड की। और 2025 यानी कि हम 2024 के अंतिम चरण में हैं, नवंबर में आ चुके हैं और एक महीना, सिर्फ 2 महीने हैं इस साल में। और दो महीने के बाद में 2025 शुरू हो जाएगा। और 2025 जैसे ही आएगा, 2025 में जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने एक भविष्यवाणी कर दी है कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। यानी कि वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी भारत बन जाएगा। कब? 2025 में। 2025 में अगर हम कहाँ पहुँच जाएंगे? चौथे वर्ल्ड के सबसे, यानी कि अभी हम 5 में हैं, तो वर्ल्ड में पाँचवें पायदान से हम चौथे नंबर पे पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। शेयर मार्केट अभी ज़रूर प्रेशर में है और प्रेशर का कोई बड़ा आधार भी नहीं है, सिर्फ FII DII का प्रेशर है। और FII DII का तो कुछ नहीं है, आज उधर है तो कल इधर भी आएंगे। और जब ये वाली न्यूज़ है कि 2025 तक हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तो उनको इधर आने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ चाइना की आते ही वो वहाँ से बिकवाली करके इधर से आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को कि पैनिक में बिल्कुल ना रहें मार्केट में, क्योंकि लाइफ हाई पर चल रहा था मार्केट, बिकवाली आती ही है। और जो FII है वो किसी के भी सगे नहीं है, तो इसीलिए आज भी बिकवाली कर रहे हैं। बड़ी बिकवाली कर चुके हैं, 1.25 करोड़ तक की लगभग बिकवाली वो कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जब बिकवाली कर रहे हैं तो ख़रीदारी भी करेंगे। तो इसीलिए पेशेंस बना के रखें। और जब 2025 में जब ये ब्राइटिंग न्यूज़ आ जाएगी, जो ये सुपर न्यूज़ आ जाएगी इंडिया के लिए, तो फिर इंडिया की शेयर बाज़ार को कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसीलिए आपको पूरी विस्तार के साथ में बताता हूँ। तो IMF ने क्या बोला है कि हम 2025 तक हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, इंडिया प्लेस्ड एट द 4th स्पॉट अमंग टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज इन 2025 बाय IMF। तो आगे क्या है इसमें? सबसे पहले अब मैं आपको पूरे 10 जो इकोनॉमीज़ हैं, पहली 10 इकोनॉमीज़ हैं, उनमें कौन कौन से पायदान पे है, हम कौन से चौथे नंबर पे कैसे होंगे, वो सब आपको बताते हैं। तो पहले नंबर पर जो IMF ने जो बोला है, वो बोला है कि जो जो अमेरिका है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है,
वो हैज़ टेकन द टॉप स्पॉट अगेन, फिर से वो पहले नंबर पे ही रहेंगे, एंड इज प्रिडिक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड in 2025 with the country's GDP to be an estimated $29,840 बिलियन IMF की रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि इस बार फिर से अमेरिका बाजी मारेगा और पहले नंबर पर अभी भी बना रहेगा 2025 में। वहीं पे दूसरे नंबर पे चाइना बरकरार रहेगा डिस्पाइट द इकोनॉमिक सेटबैक्स एंड सैंक्शंस बाय वेस्टर्न नेशंस। वेस्टर्न नेशंस ने जो बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं चाइना पे, और इकोनॉमी भी वहाँ की अभी चरमराई हुई है, उसके बावजूद भी चाइना क्या करेगा, विल फॉलो क्लोज बिहाइंड राइवल अमेरिका इन 2025। यानी कि सेकंड स्पॉट पर चाइना अभी भी काबिज रहेगा। बीजिंग GDP इज एस्टिमेटेड टू बी एट 19,790 बिलियन अकॉर्डिंग टू IMF। यानी कि अमेरिका का कितना था, 29,840 बिलियन, और इनका 19, लगभग 10 बिलियन कम। वहीं पे तीसरे नंबर पे किसको IMF ने रखा है 2025 में, जर्मनी को रखा है। तो जर्मनी विच हैज़ नैरोली एस्केप्ड ए रिसेशन, वहाँ पर रिसेशन आया था, इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इट्स इकोनॉमी एंड इज प्रोजेक्टेड टू बी एट द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उनका कितना है, द IMF रिपोर्टेड इट्स GDP इज प्रोजेक्टेड टू बी, कितना उन्होंने आंकड़ा बताया है, कितना हो सकता है, 4,591 बिलियन फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 2025 तक तीसरे स्थान पर कौन रहेगा, जर्मनी रहेगी, और उनकी जो इकॉनमी कहाँ पर रहेगी, 4,591 बिलियन डॉलर की इकॉनमी रहेगी। चौथे नंबर पे देखिए प्रिडिक्ट किया है IMF ने, कौन रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, भारत रहेगा। और बड़ी तेज़ी से देखिए आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2025 में हमें IMF ने जो प्रोडिक्शन किया है कि हम 2025 तक कौन से चौथे 5वें से कहाँ पहुँच जाएंगे, हम 4th पे पहुँच जाएंगे, 4th पोजीशन में पहुँच जाएंगे। यानी कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हैविंग सरपास द यूनाइटेड किंगडम टू टेक द 5th स्पॉट अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यानी कि यूनाइटेड किंगडम को वो 5वें स्थान पर पहुंचा देंगे और हम आ जाएंगे 5वें स्थान से चौथे स्थान पर। कैसे, हैविंग सरपास द यूनाइटेड किंगडम टू टेक द 5th स्पॉट अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड ओवर। इंडिया इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू टेक ओवर जापान पोजीशन, यानी कि जापान की पोजीशंस को लेकर टू क्लिंच द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप समझ लेंगे पूरी तरह से कि जो जापान को पीछे छोड़कर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 4th इकोनॉमी बन जाएंगे 2025 में। लगभग हम कदम रखने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने दूर हैं 2025 से, और हमारी इकोनॉमी कितनी पहुंच जाएगी, अकॉर्डिंग टू IMF इंडिया GDP विल राइज टू कम एट 4,340 बिलियन नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया का कितने पे हो जाएगी, 4,340 पे। वहीं पे जर्मनी का कितना था, 4,591, और ज़्यादा डिफरेंस बचेगा नहीं, 4,591 और 4,300, यानी कि लगभग 250 बिलियन डॉलर ही दूर रहेंगे हम कहाँ से, किससे, जर्मनी से। तो बहुत जल्दी अगर हम चौथे उस पर पहुंच जाएंगे पायदान पर, तो तीसरे पायदान पर भी पहुंचने में हमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। जिस तरह से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपना जो उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, तो चौथे स्थान पर भी पहुंचने के बाद में तीसरे स्थान पर पहुंचने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि अंतर ज़्यादा नहीं है किसमें सेकंड और थर्ड में, यानी कि थर्ड और फोर्थ में ज़्यादा नहीं है। आप देख सकते हैं जर्मनी है हमसे ऊपर, तो थर्ड और फोर्थ में क्या रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम बहुत जल्दी कहाँ पहुँच जाएंगे, तीसरी पे भी पहुँच जाएंगे, बस चौथे पायदान पर पहुँचने की देर है। तो इसीलिए क्या है, बहुत जल्दी हमें ये सुनने को मिल सकता है कि हम थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।
तो अब इसके बाद में थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद में थर्ड पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 पे रखा है IMF ने किसको, जापान को, और जापान के बाद में यूनाइटेड किंगडम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और 7वें नंबर पर फ्रांस, 8वें नंबर पर ब्राज़ील, और इसके बाद में 9 पर इटली और 10 पर कनाडा को रखा गया है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ है शेयर मार्केट के लिए दोस्तों कि हम चौथी बड़ी सबसे वर्ल्ड की यानी विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं 2025 में। इस वाली IMF की इस कमेंट्री से ज़रूर बहुत जल्दी हमारे शेयर बाज़ार में भी बहुत ही ज़्यादा बाउंस बैक करने वाला है, बहुत ही जल्दी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी पोजीशंस बना के रखे हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को पैनिक बिल्कुल में नहीं आना चाहिए, थोड़े से पेशेंस रखने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप पैनिक होकर बेच दें और उसके बाद में मार्केट एक तूफ़ानी उछाल मार दे। तो मार्केट में ऊपर नीचे तो चलता ही है, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जब तक भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं तब तक शेयर मार्केट को कोई हिला नहीं सकता। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता ही दिखाई देगा। जून से लेके अब तक, यानी जून में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, और तब से लेकर अब तक आप देख लीजिए कहाँ पर बाज़ार पहुँच चुका है। 23,000 से 22,000 से 26,000 हम लोग पहुंच चुके हैं, और कितनी तेज़ी से हमें पता भी नहीं लगा इस चीज़ को। इस दौरान बजट भी आया, इलेक्शन में भी एक गिरावट हुई थी 4 जून को, उसके बाद में बजट आया, बजट में भी गिरावट हुई, उसके बाद में मार्केट कहां पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए इस लहजे से कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये जो FII है, बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग शेयर मार्केट में तूफ़ानी तेज़ी पकड़ने वाले हैं। तो जो भी पोजीशन बना के रखी है बने रहें। और आप अगर आप देखेंगे कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स को आप देखेंगे तो वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। वहीं पे FII तो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हमारे DII हैं, वो लगातार ख़रीदारी कर रहे हैं। वो दोस्तों बेवकूफ़ नहीं है कि वो पागल नहीं है, बहुत ही समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और लगातार हर दिन वो क्या कर रहे हैं, ख़रीदारी करते जा रहे हैं हमारे भारतीय बाज़ार में। DII ने ही संभाल रखा है, और वो अगर ख़रीदारी कर रहे हैं, हर दिन ख़रीदारी कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि कोई ना कोई बड़ा एक्शन प्लान तैयार है। और जैसे ही FII वापस आएंगे, एक तूफ़ानी तेज़ी आपको हमारे बाज़ार में देखने को मिलेगी। तो ये वक्त है एकोमोडेट करने का, ये आपका एक्यूमुलेट करने का, आपके शेयर्स को एवरेज करने का। तो जहाँ पे भी आपने पोजीशन बना रखी है बने रहिए, और अपने उनको जो शेयर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उनको कोशिश करिए कि वो एवरेज हो जाएं। जैसे ही तेज़ी आएगी, बड़े आप मुनाफे की तरफ अपने पोर्टफोलियो में ग्रीनरी देखने को मिलेगी, बड़े प्रॉफिट में आप अपने आप को बहुत जल्दी पाएंगे अगले 3-4 महीने में। तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ थी, इसीलिए पेशेंस रखिएगा, पैनिक में आकर अपने स्टॉक्स को मत बेचिएगा। अब दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ क्या है कि शेयर मार्केट का मानना है, US की शेयर मार्केट भी किसको पसंद करती है, ट्रम्प साहब को, क्योंकि वो क्या कहते हैं, बड़े समझदार बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को अक्सर शेयर मार्केट क्या करता है, तवज्जो देता है। तो जब अगर ट्रम्प इस बार बन जाते हैं जो राष्ट्रपति, अभी कांटे की टक्कर चल रही है पूरे अमेरिका में, कमला हैरिस जी के बीच में और ट्रम्प साहब के बीच में। तो वो अगर उसमें ट्रम्प साहब की जीत हो जाती है, और जैसा कि आशंका जताई जा रही है पूरे उसमें कि इस बार ट्रम्प की वापसी हो जाएगी दूसरे टर्म के लिए, और हु विल बी द, तो आप देख सकते हैं हु विल बी द नेक्स्ट US प्रेसिडेंट। US इलेक्शन रिजल्ट लाइव, ट्रम्प प्रेजेस जो रोगन, कॉल्स हिम ए वेरी बिग डील। तो ट्रम्प साहब अगर आ जाते हैं तो शेयर मार्केट अमेरिका का झूमेगा, और भारतीय बाजार किसको फॉलो करते हैं, अमेरिकी मार्केट को। तो इसीलिए और आगे क्या चल रहा है आपको देखिए कि कमला हैरिस को हरा देंगे डोनाल्ड ट्रम्प। राष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट पर क्या कह रहा है सट्टा बाजार, तो ये सबसे बड़ी बात है। अब
यहाँ पर अभी तो चल रहा है, वहाँ पर वोटिंग चल रही है और इसके बाद में रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा और अभी आप उसका प्रोडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यूएस का मार्केट इस प्रोडिक्शन के चलते ये कहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी अब देखेंगे सट्टा बाज़ार का क्या कहना है। सट्टा बाज़ार में देखिए क्या क्या है कि कमला हैरिस को हरा देंगे डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट पर क्या कह रहा है सट्टा बाज़ार। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसमें सट्टा बाज़ार भी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर अंदाज़ा लगा रहा है। फिलहाल सट्टा बाज़ार के सटोरिया अपना दाव डोनाल्ड ट्रंप पर लगा रहे हैं। तो यानी कि सट्टा बाज़ार को भी यही लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहे हैं और ज़्यादा बड़ी बोली किस पर लगी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप पर लगी हुई है। अब आगे और क्या है इसमें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। माना जा रहा है कि इस बार रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस की भी जोरदार चुनावी जंग चल रही है। नए राष्ट्रपति की ताजपोशी का फैसला महज 7 स्विंग स्टेट नतीजों पर हो सकता है। अभी स्विंग स्टेट्स क्या होता है, स्विंग स्टेट्स दोस्तों वो स्टेट्स होते हैं जहां पर जो जीत और हार को क्या करते हैं, तय करते हैं। यानी कि जिन स्टेट्स का फैसला जहाँ के वोटर्स किधर भी जा सकते हैं, यानी कि उनका मूड स्विंग है, वो स्विंग कर जाते हैं, वो किधर भी जा सकते हैं। और एक क्या होता है कि भाई कुछ राज्य ऐसे होते हैं कि जहाँ पर पक्का है कि वहाँ पर, जैसे अपने भारत में होता है कि कुछ स्टेट्स में क्या होता है बीजेपी फिक्स है, जहाँ से जीतेगी ही जीतेगी। उसी तरह से क्या है, कुछ स्टेट्स होती हैं जहाँ पर सस्पेंस बना होता है, वहाँ पर स्विंग स्टेट्स बोलते हैं उनको। तो कुछ स्टेट्स में कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ क्लियर नहीं होता है कि वोट वो किधर डालेंगे। तो वो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनके नतीजों पर जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वो जिधर वोट डालेंगे वो वही, यानी कि अगर वो 7 स्विंग स्टेट्स अगर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ वोट डाल देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। वहीं पे अगर वो कमला हैरिस के बीच की तरफ डालते हैं तो कमला हैरिस जी को फ़ायदा होगा। तो ये 7 स्विंग स्टेट्स पर सब कुछ डिपेंड है। इसके लिए कई मीडिया हाउसों में ने नई सर्वे करने वाली संस्थाओं से मिलकर कई सर्वे किए हैं, मगर सबसे बढ़कर अमेरिकी सट्टा बाजार में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को लेकर दांव लगाए जा रहे हैं। सर्वे में दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर के बावजूद सट्टा बाजार के सटोरियों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना ज़्यादा बताई है। यानी कि सट्टा बाज़ार का दाव कहाँ लगा हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप पे लगा हुआ है। और इसका देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिकी बाज़ार पे भी आपको असर देखने को मिल रहा होगा। अभी आप बने रहिए वीडियो में, सब कुछ दिखाऊंगा आपको। तो वहीं पे आप देखेंगे तो अमेरिका में सट्टेबाजी करने वाले प्लेटफॉर्म ट्रंप की जीत को लेकर उत्साहित हैं, जबकि चुनावी सर्वे कड़े मुकाबले का संकेत दे रहे हैं। चुनावी पोल के कुछ ही घंटों में बंद होने के साथ ही सट्टा बाजार ट्रंप की जीत को तय मानने का दृढ़ता से पक्षधर है। सबसे मशहूर चुनावी सट्टेबाजों में से एक पॉली मार्केट डोनाल्ड ट्रंप की ओर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। सिर्फ 1 घंटे पहले इसने हैरिस के 38% की तुलना में उनकी जीत की 62% संभावना बताई थी। हाल के दिनों में कमला हैरिस के जीतने की बेहतर संभावना का संकेत देने वाले प्रेडिक्टर पर कीमतें अब ट्रंप के पक्ष में पलट गई हैं। यानी कि न्यूयॉर्क स्थित भविष्यवाणी प्लेटफॉर्म कलशी ने ट्रंप को 59% से 41% के अंतर से आगे बढ़ाया है। यानी कि ट्रंप को 59% से 41% के अंतर से आगे बढ़ा है। यानी कि ट्रंप का पक्ष अभी मजबूत बताया जा रहा है सट्टा बाजार पे भी, और जो वहाँ के जो सर्वे हैं वो भी ट्रंप को ही बढ़त देते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि इसके प्रतिद्वंदी खुदरा व्यापार दिग्गज रॉबिनहुड ने ट्रंप की जीत की संभावना को थोड़ा कम 58% बताया है। इस बीच पोल आधारित भविष्यवाणी मॉडल संकेत दे रहे हैं कि दोनों उम्मीदवार बराबरी की स्थिति में हैं।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार सुबह देश के अधिकतर हिस्सों में मतदान शुरू हो गया, जबकि लाखों अमेरिकी पहले ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो वहीं पे आप देखेंगे कि जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना और अन्य राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में मतदान हुआ है, और कमला हैरिस भी और जो ट्रम्प साहब भी वो क्या कर रहे हैं, लगातार वो अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया जाए जनता से। तो मतदान के लिहाज से ये राज्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से विजेता का फैसला हो सकता है, क्योंकि जॉर्जिया में क्या है 40 लाख से ज़्यादा लोग मतदान कर चुके हैं। सोमवार तक 8.2 करोड़ से अधिक अमेरिकी पहले ही अपने मत डाल चुके हैं। ये आंकड़ा 4 साल पहले राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए कुल मतों के संख्या के आधे से थोड़ा अधिक है। तो ये दूसरी बड़ी न्यूज़ है। एक तो क्या है, एक मैंने आपको पहले बताया कि जो 2025 तक भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा IMF के आंकड़ों के मुताबिक। दूसरा, जैसा कि भी बताया जाता है कि ट्रंप की सरकार बनने जा रही है, ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो 2025 वाला तो यही है कि हम लोग अगर 2025 में चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे तो बेहतरीन खबर है, वो तो है ही। और IMF जो बोल रहा है वो सच ही बोल रहा है। एक तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। सोने पे सुहागा क्या हो जाएगा कि अगर ट्रंप साहब राष्ट्रपति बन जाते हैं, कहाँ के, US के, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको बिजनेस की समझ है। कमला हैरिस जी उतनी बिजनेस को लेकर उतना उनका एक्सपीरियंस नहीं है, सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, लेकिन बिजनेस को लेकर एक्सपीरियंस ट्रम्प साहब के मुकाबले में कम है। तो इसीलिए क्या है, शेयर बाज़ार क्या करता है, ट्रम्प को ज़्यादा पसंद करता है। तो दूसरा सोने पे सुहागा क्या हो जाएगा, एक तो क्या 2025 में भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, और दूसरा अगर ट्रम्प साहब बन जाते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं मोदी को सपोर्ट करते हैं, भारत को सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर मौक़ों पर देखा गया है, जब 370 का मुद्दा था उस पर उन्होंने क्या किया था, सपोर्ट किया था भारत को। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रम्प ने भारत को, अभी लेटेस्ट में बांग्लादेश पर उन्होंने बयान दिया है। तो ये सब है। तो ये सब अगर होता है तो एक सोने पर सुहागा हो जाएगा, ट्रम्प साहब की वापसी हो जाती है। तो ये दूसरी बड़ी न्यूज़ है। अब बात कर लेते हैं कि मेन जो चल रहा है, यानी कि आज क्या हुआ, अभी क्या ताज़ा हालात चल रहे हैं चुनावी आंकड़ों के हिसाब से। अभी चुनाव चल रहा है अमेरिका में, और उसका अभी करंट अमेरिकी मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, और उस असर के बाद में कल हमारी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी, वो सब हम जान लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि आप किसी भी अपडेट से वंचित न रह जाएं, क्योंकि अपडेट सारी रहेंगी तो क्या होगा, आपका जो सेटअप है वो सेटअप बन जाएगा। सेटअप बनेगा तो आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। कहते हैं कि जो अभी क्या असर पड़ रहा है, जो अमेरिका में चुनाव चल रहा है और उसकी जो सर्वे हैं, सर्वे के बिहाफ पे, और जो इस सट्टा बाज़ार का प्रेडिक्शन चल रहा है उस पर क्या अभी फ़र्क पड़ रहा है। तो आप देखेंगे कि जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, आप देख सकते हैं। और अच्छी बात क्या है कि ये अब 103 की तरफ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी भारतीय बाज़ार के लिए अच्छा है। वहीं पे आप देखेंगे तो आप देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 103.89 कल मैंने आपको दिखाया था, और 103.89 से अब कहाँ आ चुका है, 103.48। गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छे संकेत है कल के लिए। और ये सबसे बड़ा संकेत है कि डॉलर इंडेक्स प्रेशर में आ रहा है। तो डॉलर इंडेक्स और डॉलर अगर रेड रहता है और बॉन्ड मार्केट रेड रहता है, तो हम लोग फिर कल से, आज जैसे तेज़ी की थी हमने, कल भी हम लोग तेज़ी करेंगे। और दूसरा देख सकते हैं कि आज लो कितना लगा है, 103.48, और 103.48 पे ही चल रहा है, यानी कि गिरता जा रहा है। और हाई कितना लगाया था, 103.96 डॉलर का हाई लगाया था। तो यहाँ से अच्छी संकेत है। वहीं पे अगर आप डॉलर को देखेंगे तो डॉलर देख लीजिए, डॉलर में भी देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी थोड़े से आसार लग रहे हैं हमारी करेंसी के मजबूत होने के। वहीं पे अगर आप देखेंगे FII DIE का डेटा,
तो यहाँ देखिए DII, जैसा मैंने बोला, DII लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं और 3030 करोड़ की DII जैसा कि वो खरीदारी कर रहे थे, लगातार उनका जारी है। जो ट्रेंड चल रहा था खरीदारी का वो जारी है और FII का लगातार वही ट्रेंड चल रहा है बिकवाली का। DII लगातार खरीदारी कर रहे हैं और FII लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं। तो नेट अगर दोनों का निकाल देंगे तो अगर आप देखेंगे तो कितना अंतर आ रहा है, 25 और 5 30, और यानी कि 2400 आप देख सकते हैं यहाँ पर। निकाल देंगे इन दोनों का तो 431 करोड़ की क्या है नेट बाइंग निकल कर यहाँ पर निकल के आ रही है। यानी कि जो FII DII का नेट निकल के आ रहा है बाइंग और सेलिंग का, अगर हम प्लस माइनस कर दें तो 431 करोड़ की क्या है खरीदारी करके गए। तो यहाँ से भी कल के लिए क्या है बड़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है, यानी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में फिर से बाहर आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी आ गई है। बिटकॉइन देख लीजिए 3.5% पर ट्रेड कर रहा है ग्रीन में। वहीं पे इथेरियम देख लीजिए, कार्डोना देख लीजिए, सोलाना देखिए, डोजेकॉइन देखिए। डोजेकॉइन में तो 12%, 4%। वहीं पे शिबा इनू को देख लीजिए 8.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एवलांच सारी की सारी क्रिप्टो करेंसी में देखिए क्या है तूफानी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी कल के लिए हमें क्या है एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी में तेज़ी है, यानी कि हमारे लिए कल के लिए अच्छे संकेत हैं। वहीं पे जो बॉन्ड मार्केट है, बॉन्ड मार्केट देखिए ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है और ग्रीन है 1% से लेकिन कम है। ये देखिए US का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लीजिए, 30 ईयर देख लीजिए, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लीजिए। यहाँ पर क्या है ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो कल मार्केट जाएगा तो ऊपर तेज़ी में तो रहेगा कल भी मार्केट को तेज़ी में रहना चाहिए, और लेकिन ऊपर के लेवल से सेलिंग भी आ सकती है। वहीं पे इंडिया का 10 ईयर देख लीजिए, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लीजिए, यहाँ के बॉन्ड यील्ड में अभी भी तेज़ी है। तो यानी कि कल मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के बाद में सेलिंग आ सकती है ऊपर के लेवल से। वहीं पे आप देख लीजिए कमोडिटी मार्केट को तो कमोडिटी मार्केट में देखिए गोल्ड में तेज़ी है, सिल्वर में भी तेज़ी है, कॉपर में भी तेज़ी है, क्रूड ऑयल में भी तेज़ी है, यानी कि ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, इन सब में तेज़ी है। तो यहाँ से ये नेगेटिव सेंटीमेंट हमें थोड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सेंटीमेंट क्या है कल के लिए मार्केट पॉजिटिव के सेंटीमेंट है, ऊपर के लेवल से बिकवाली आ सकती है। लेकिन अगर कल के दिन डॉलर इंडेक्स में और डॉलर में गिरावट जारी रहती है और बॉन्ड मार्केट में भी गिरावट आ जाती है तो फिर आप कल हमारी तेज़ी बनी भी रह सकती है, यानी कि ऊपर के लेवल पे सस्टेन भी करेगी तेज़ी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फ्यूचर्स ने क्या क्लोजिंग दी है, निफ्टी की फ्यूचर्स ने 24,295 पे क्लोजिंग दी है और गिफ्ट निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर्स से ऊपर क्लोज कर रहा है, 37 पॉइंट की तेज़ी से क्लोज कर रहा है। वहीं पे निफ्टी ने कहाँ क्लोजिंग दी है 24,199 पे क्लोजिंग दी है और गिफ्ट निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है 306 पर, यानी कि 107 पॉइंट की तेज़ी के साथ में गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या है गैप अप होगा कल मार्केट हमारा, गैप अप खुलने के पूरे चांसेस हैं, ग्रीन में गैप अप होगा। और उससे बड़ी बात क्या है कि आप देखेंगे तो US मार्केट में लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे टेक स्टॉक को देखेंगे तो 1% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं आप पूरी तरह से। ये देखिए डाउ जोन्स 400 पॉइंट की तेज़ी, बड़ी तेज़ी के साथ में ट्रेड कर रहा है और 1.41 क्या है अभी वहाँ का इंडेक्स IT इंडेक्स ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे आप देख लीजिए इंडिया बिक्स भी रेड में है, 4% की गिरावट है। ये शानदार न्यूज़ है कल के लिए। तो कल हमारा मार्केट गैप अप ओपन होगा, तो बहुत ज़्यादा साफ क्लियर है यहाँ से, और गैप अप ओपन होगा उसके बाद में सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो आप दिन के दौरान ट्रेड करते वक्त नज़र बना के रखिएगा। किस पर? डॉलर इंडेक्स पर, डॉलर पर और बॉन्ड मार्केट पे। अगर ये तीनों रेड हैं तो मार्केट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करेगा और अगर वो ग्रीन होना शुरू हो जाते हैं तो आप पोजीशन काट कर बाहर आ जाइएगा, क्योंकि फिर बिकवाली आ सकती है।
तो ये था ओवरऑल। अब मैं आपको देख लेता हूँ किन लेवल्स पे आज निफ्टी ने ट्रेड किया। 24,199 पे 203 पॉइंट की तेज़ी के साथ में आज क्या किया है मार्केट ने, क्लोजिंग दी है। वहीं पे कल मैंने आपको बोला था ग्रीन में ओपन होगा, ग्रीन में ओपन नहीं हुआ, ट्रैप किया लोगों को, जबकि ग्रीन में ओपन होना चाहिए था। तो प्रीवियस क्लोज कितना था, 23,995 का था, और ओपन कहाँ हुआ 941 पे ओपन हुआ, यानी कि गैप डाउन ओपन हुआ, लगभग 54 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हुआ। और गैप डाउन होने के बाद में 100 पॉइंट और नीचे गया, आप देख सकते हैं 23,842 का लो बनाया। उसके बाद में फिर मार्केट ने तेज़ी पकड़ी, यानी कि ट्रैप किया था लोगों को, शॉर्ट जिन्होंने बना रखे थे शॉर्ट पोजीशन को, और उसके बाद में मार्केट में तेज़ी निश्चित थी, क्योंकि बॉन्ड मार्केट गिरा हुआ था। कल आप वीडियो को देखेंगे मेरी, तो मैंने आपको दिखाया था कि बॉन्ड मार्केट में गिरावट थी, और बॉन्ड मार्केट की गिरावट का असर तो देखना ही था। मार्केट में तेज़ी आई, डॉलर में गिरावट थी, डॉलर इंडेक्स में गिरावट थी, मार्केट में तेज़ी आई, और अच्छी खासी तेज़ी 200 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिली। तो ये था एनालिसिस क्या था हमारे इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स का और शेयर बाज़ार का। अब मैं आपके साथ में 5 बड़े स्टॉक्स का एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, तो इन शेयर्स पर आप नज़र बना के रखिए। और ये सारे शेयर्स अभी बाइंग जोन में हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको नज़र आएगा अगर आप इसे लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं। तो टाटा पावर की, टाटा पावर ने आप देख सकते हैं आज कितने पॉइंट की, 5 रुपये की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है 434 पर। और वहीं पे आप देखेंगे कि लो कितना लगा है, 425 का लो भी लगाया है इसने, और 434 का हाई लगाया है, और 434.85 का हाई लगाया है, 434.1 पर इसने क्या किया, 1 पर क्लोजिंग दी है, यानी कि ऊपर के लेवल पे ही दोस्तों इस स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो ये आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये स्टॉक अभी भी बाइंग जोन में है दोस्तों, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। कौड़ियों के दाम में आपको स्टॉक्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इसका देख सकते हैं पूरी तरह से, इसका चार्ट देख लीजिए, और चार्ट आपको क्या बता रहा है, ये देखिए, ये बाइंग रेंज में है, और ये इसी घेरे में है जो मैंने घेरा काफ़ी लंबे टाइम से आपको दिखाया है। कंसोलिडेशन जोन में है, क्योंकि मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं इस स्टॉक ने। तो जब मल्टीबैगर रिटर्न कोई भी स्टॉक देता है, उसके बाद में कंसोलिडेट होता है, जो कंसोलिडेट स्टॉक होता है वो फिर से एक बड़ी तेज़ी आपको दिखाई देता हुआ नज़र आता है। तो वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ पर ये वाला देखिए, यहाँ पर तेज़ी आई है, तेज़ी के बाद में गिरावट आई है, और यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, ये यहाँ पर तेज़ी आई है, तेज़ी के बाद में फिर से गिरावट आई है। ये दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, और गिरावट आई है, और इसके बाद में फिर तेज़ी पकड़ी है। तो अभी गिरावट के बाद में फिर से तेज़ी पकड़ रहा है, और इसके बाद में यहाँ से ये ऐसे करके फिर ऊपर जाने वाला है दोस्तों। ये देखिए, मैं आपको यहाँ से क्लियरिटी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे करके फिर ऊपर जाने वाला है। इसीलिए क्या है, स्टॉक में आप बने रहिए। बहुत ही शानदार स्टॉक है दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, और इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, आगे आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला है। तो 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक मिश्र धातु निगम लिमिटेड की। पूरी तरह से बाइंग जोन में है दोस्तों, 330 पर अभी ट्रेड कर रहा है, और लो लगाया है 324 का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई लगाया है 334 का, ओपन हुआ था 330 पर, और लाइफ टाइम हाई देखिए कितना है, 547। तो ऊपर की तरफ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छा बन रहा है। चार्ट देख लीजिए, चार्ट में इसका आरएसआई देखिए, आरएसआई कहाँ पे आ चुका है इसका, ये दिखाता हूँ आपको। आरएसआई आ गया 33 पर, बिल्कुल बाइंग जोन में दोस्तों स्टॉक, और यहाँ पर इसमें बिल्कुल ख़रीदारी करके जानी चाहिए। बहुत ही जल्दी आपको इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। अगर 305 पर ये स्टॉक मिल जाता है तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, लास्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी इसमें ख़रीदारी करने के लिए। तो स्टॉक बहुत शानदार है, 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, IRFC की। दिग्गज शेयर है रेलवे सेक्टर का, और आप देख सकते हैं 159 का इसने पिछले 2 दिन से लगातार हाई लगाया था। कल को छोड़ दें तो
यानी कि आज को छोड़ दें तो 153 का इसने आज हाई लगाया है और लो लगाया 148 का, और क्लोजिंग कहाँ दी है 151 के ऊपर। यानी लगातार 3 दिन से लगातार कहाँ है 150 के ऊपर क्लोज दे रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका कह लिए पॉजिटिव साइन है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसका चार्ट पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला जो है यहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन हुआ था एक टाइम में 140 से लेके 150 के बाद में, फिर इसमें तेज़ी आई थी और तेज़ी आने के बाद फिर गिरावट हुई थी। वही कंसोलिडेशन देखिए यहाँ पे रहा, इसके बाद में तेज़ी आई है और तेज़ी आने के बाद देखिए इसमें हल्की सी रेडनेस दिखाई दे रही है। वही यहाँ पे देखिए इसके बाद में तेज़ी हुई है और इसके बाद में फिर से इस स्टॉक में तेज़ी बनेगी। सेम पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन, यहाँ तेज़ी और यहाँ तेज़ी, इसके बाद में गिरावट, इसके बाद में गिरावट, इसके बाद में तेज़ी और यहाँ पे तेज़ी आनी बाकी है। तो इसीलिए शानदार है, मौका है, आखिरी मौका है दोस्तों इस स्टॉक में भी खरीदारी करने का एक बड़ी तेज़ी के लिए, जो कि है आरबीएल बैंक। देखिए आज इसने फ्लैट क्लोजिंग दी है, अगर आप देखेंगे तो 171 पर क्लोजिंग दी है, फ्लैट टू हल्का फुल्का नेगेटिव, 1 पॉइंट की भी गिरावट नहीं है इसमें। प्रीवियस क्लोज कितना था 171.96, आप देख सकते हैं कितना 171.96 और 171.24 पर इसने क्लोजिंग दी है, और जो हाई लगाया 172 और लो लगाया 166 पर। तो कंसोलिडेशन जोन में दोस्तों स्टॉक, और इसका जो आरएसआई है, आरएसआई देखेंगे 37 पर है, बिल्कुल बाइंग जोन में है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अभी जो आपको ये स्टॉक अभी इतने सस्ते मिल रहे हैं, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है तेज़ी आने से पहले, क्योंकि गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है ऑलरेडी। तो क्या होगा, अब क्या है, इनमें बाइंग शुरू हो जाएगी और बाइंग शुरू होने के बाद में बड़ी तेज़ी आएगी, क्योंकि गिरावट में अगर हम नहीं खरीदेंगे तो कब खरीदेंगे। कोई स्टॉक खुद आकर तो बोलेगा नहीं कि भाई आप खरीदारी का सही समय है, खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, अब खरीदारी करके बैठ जाना चाहिए एक लंबे नज़रिए के साथ में, बड़े बड़े बेनिफिट्स लेने के लिए। बात करते हैं पांचवें और आखिरी स्टॉक की, जिसका नाम है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। 161.96 पर क्लोजिंग दी है, ₹3.40 की गिरावट के साथ में, 2% की गिरावट के साथ में। प्रीवियस क्लोज कितना था 165 रुपये और 161.96 पैसे पे इसने क्या किया, क्लोजिंग दी है। लो लगाया इसने 160 का, हाई लगाया 165 का, और ओपन हुआ था 161 रुपये 50 पैसे पे। और लाइफ टाइम हाई देख लीजिए कितना है 287 का। तो ऊपर का रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे कि IRFC में कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद बड़ी तेज़ी आई थी, वैसा ही सेम कंसोलिडेशन इसमें बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। तो जी कंसोलिडेशन क्या है, स्टॉक को मजबूत कर रहा है, यानी कि इस लेवल पे बना हुआ है तो नीचे जाता है तो लोग ख़रीदारी कर लेते हैं, यानी कि नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। इस लेवल पे आने के बाद लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, यानी कि लोग चाहते हैं कि इसी लेवल पे बना रहे, और जैसे ही इसमें बड़ी बाइंग आ जाएगी ये स्टॉक ऊपर की तरफ रॉकेट होना शुरू कर देगा। और इसकी बिल्डिंग्स देखिए कहाँ कहाँ बनी हुई है, ये देखिए, यहीं से इस स्टॉक ने तेज़ी करते हुए ये क्या है नज़र आया है, ये देखिए। अब फिर इसके बाद में ये देखिए, और भी क्या है, यहीं पे बना हुआ है काफ़ी लंबे टाइम से। तो जैसे ही इस रेंज से निकलेगा ऊपर की तरफ, एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। और RSI कितना है 45 पर है, RSI भी इसका अच्छा है, तो ख़रीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फॉर्मूले से। तो ये थे 5 स्टॉक, और मैंने आपको बता दिया है कि सबसे बड़ी न्यूज़ कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं 2025 में, इसीलिए सही समय है बिल्कुल ख़रीदारी करने का। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके बैठ जाइए, और 40% फंड से 40-60 वाला फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास में 100 रुपये है तो 40 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए और 60 रुपये बचा कर रखिए। अगर फिर से कोई गिरावट होती है तो एवरेज करने के लिए, फिर क्या होगा, आप कभी भी लॉस में नहीं रहेंगे, आपके पास में क्वांटिटी भी ज़्यादा रहेगी, और जो करंट बाइंग गिरावट का बाइंग प्राइस होगा, करंट प्राइस होगा, उसके आसपास भी आप बैठे हुए दिखाई देंगे। और जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा एक बड़े प्रॉफिट में आप अपने को
अपने पोर्टफोलियो को देखने को पाएंगे। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। कल मार्केट पॉजिटिव होने वाला है और उसके बाद में ऊपर की लेवल पे सस्टेन करेगा या नहीं करेगा उसका भी मैंने आपको बता दिया है। बॉन्ड मार्केट और डॉलर इंडेक्स पर नज़र बना के रखिएगा। अगर उसमें फिर से रेडनेस आती है तो मार्केट सस्टेन करेगा। डॉलर इंडेक्स तेज़ होता है, बॉन्ड मार्केट तेज़ होता है तो मार्केट ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाएगा, बिकवाली करके बाहर आ जाएगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।